नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आईपीओ इन्वेस्टर्स क्या होते हैं वो जानने वाले वीडियो में। हमारे सब्सक्राइबर्स ने रिक्वेस्ट किया था कि हमें एक वीडियो बनाओ जिसमें मैं समझाऊं कि कौन कौन से टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं जो आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर टाइप ऑफ इन्वेस्टर समझाने का ट्राई किया है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आएगा और आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन और जानने का मिलेगा आईपीओ के बारे में। तो शुरू करते हैं हम आईपीओ इन्वेस्टर्स को जानने का। तो सबसे पहले इन्वेस्टर होते हैं वो होते आरआईआई जो कहते होते हैं रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। ये वो इन्वेस्टर्स है जो 2 लाख से कम का लॉट लगाते हैं आईपीओ में। और इसका मतलब हम हमारे आपके जैसे लोग जो 2 लाख से कम की एप्लीकेशन आईपीओ में लगाते हैं। तो आपने देखा होगा जब आप आईपीओ भरते हो तब आपसे लॉट पूछा जाता है। अभी आप उस लॉट में अगर 2 लाख से नीचे के लॉट भरते हो तो आप एज ए रिटेल इन्वेस्टर माने जाओगे। और अभी तो सभी ब्रोकर ने अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग ड्रॉप डाउन या तो अलग अलग आईपीओ फीलिंग ही दे दिया है। तो अगर आप एज अ रिटेल अप्लाई करते हो तो आप 2 लाख से ऊपर अप्लाई ही नहीं कर पाओगे। अभी आपका क्वेश्चन होगा कि हम तो मोस्टली एक लॉट अप्लाई करते हैं जो ऑलमोस्ट 15,000 रुपये लेता है, तो आप 2 लाख की क्यों बात कर रहे हो। वो भी मैं समझाऊंगा। अब फॉर एग्जाम्पल अभी आपको रिटेल इन्वेस्टर पता चल गया, ठीक है। अभी रिटेल इन्वेस्टर्स को अलॉटमेंट कैसे मिलता है वो मैं इसमें समझा दूंगा और मैं हर एक कैटेगरी में समझाऊंगा ताकि आपको आपके कुछ जो बेसिक डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। तो जब भी रिटेल कैटेगरी है वो ओवर सब्सक्राइब नहीं होती। मतलब फॉर एग्जांपल रिटेल कैटेगरी में आप 1,000 शेयर रखे थे और रिटेल कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट है और सब्सक्रिप्शन है वो 800 शेयर का ही हुआ है। अभी 200 शेयर्स बाकी है। तो जितने भी लोगों ने लोड्स लगाए होंगे उसके हिसाब से उन्हें फुल अलोकेशन मिले। तो फॉर एग्जाम्पल 10 लोड लगाए थे तो 15,000 इंटू 10, तो जो रकम आती है वो सारे के सारे लॉट मुझे मिल जाएंगे। अगर रिटेल कैटेगरी जो है आईपीओ की वो अंडर सब्सक्राइब होती है तो, वो सब फुल्ली सब्सक्राइब नहीं होती है तो ये रिटेल कैटेगरी में 15,000 से ज्यादा रुपए लगाने का तभी सेंस बनता है जब आपको ऐसे लगे कि रिटेल कैटेगरी पूरी पूरी की पूरी सब्सक्राइब नहीं होगी। अगर रिटेल कैटेगरी पूरी की पूरी सब्सक्राइब हो जाती है, जो कि नीचे ये पीपीटी में थर्ड पॉइंट है, इसमें मैंने लिखा है कि अगर वो पूरी की पूरी सब्सक्राइब हो जाती है तो आपको मैक्सिमम एक लॉट मिलेगा। तो आपने अगर 20 लॉट लगाए 30 लॉट लगाए या तो 2 लाख या 1,90,000 या तो 1 लाख या तो 50,000, जो भी जितने भी लॉट लगाए हैं उसमें से मैक्सिमम आपको 15,000 का अलॉटमेंट मिलेगा। इसीलिए आपने देखा यूजुअली सभी लोग रिटेल कैटेगरी में सिर्फ एक ही लॉट अप्लाई करता है क्योंकि यूजुअली जो रिटेल कैटेगरी होती है आईपीओ की वो ओवर सब्सक्राइब ही हो जाती है। तो देर इज नो पॉइंट ब्लॉकिंग योर मनी फॉर मोर देन 15,000 रुपीज, क्योंकि वो सब्सक्राइब होने पे आपको सिर्फ एक ही लॉट मिलेगा। तो कोई फायदा ही नहीं इतने सारे रुपए यहाँ पर बर्बाद करने का। और रिटेल कैटेगरी जो है उसके अंदर कोई लॉक इन नहीं होता है। जैसे आपको और मुझे पता ही है, हम जैसे ही शेयर आईपीओ में आईपीओ के दिन आईपीओ लिस्टिंग डे के दिन लिस्ट होते हैं हम बेच देते हैं, तो इसमें कोई लॉक इन नहीं होता। तो ये हो गई रिटेल कैटेगरी। अभी हम बात करते हैं एचएनआई। तो एचएनआई में दो टाइप के एचएनआई है, एक होते हैं स्मॉल एचएनआई, एक होते हैं बिग एचएनआई। जो लोग मतलब जो इन्वेस्टर्स 2 से 10 लाख रुपए के बीच में एप्लीकेशन लगाते हैं आईपीओ में वो होते हैं स्मॉल एचएनआई। और जो लोग दो 10 लाख से ऊपर की एप्लीकेशन लगाते हैं वो होते हैं बिग एचएनआई। अभी यहाँ पर आपको क्वेश्चन होगा कि इतने बड़े अमाउंट पे तो यूपीआई सपोर्ट करता है क्या। तो मेरा आंसर है नो। क्योंकि उसके लिए फिर आप मुझसे पूछोगे तो फिर मैं कैसे अप्लाई करूँ अगर मुझे ऐसे स्मॉल एच एन या तो बिग एच एन अप्लाई करना है। तो उसके लिए आपको जाना होगा एसबा, ASBA मोड में, जो हर एक नेट बैंकिंग में होता है। तो आप अपने नेट बैंकिंग में जब लॉग इन करोगे और एसबा में जाओगे वहां से आप कर सकते हो। अगर आपको वो प्रोसेस जानना है कि हम एसबा से कैसे अप्लाई कर सकते हैं आईपीओ में तो आप मुझे बताना कमेंट में, मैं एक वीडियो डाल दूंगा। बट अभी के लिए आप ऐसा समझो कि अगर आप एचएनआई या तो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के जैसे अप्लाई करना चाहते हो तो आप यूपीआई से नहीं कर सकते, उसके लिए आपको एसबा यूज करना है। अभी स्मॉल एचएनआई में क्या मतलब उनका क्या रूल्स है वो थोड़ा डिटेल में हम समझ लेते हैं। तो स्मॉल एचएनआई में जो
एप्लीकेशंस आपको मिलती है, या तो मतलब अलॉटमेंट जो होता है वो आपको एज पर लॉटरी ही होता है। तो मैंने रिटेल में भी बताना भूल गया था, जो अलॉटमेंट होता है स्मॉल एच में वो भी ऐसे पर लॉटरी होता है, मतलब लकी वंस गेट दैट चांसेस, मतलब लकी वंस को अलॉटमेंट मिलता है, बाकी सबकी एप्लीकेशन कैंसिल हो जाती है। तो इसमें भी वैसा ही है, लकी वंस को मिलता है, उनकी बाकी की एप्लीकेशन कैंसिल हो जाती है अगर ओवर सब्सक्राइब हुआ है तो। और अगर ओवर सब्सक्राइब हुआ है तो जैसे हमें रिटेल में मैक्सिमम ऑलमोस्ट 15,000 रुपीज का अलॉटमेंट मिलता है, वैसे स्मॉल HNI में मिनिमम अलॉटमेंट जो है वो है 2 लाख। तो मिनिमम 2 लाख रुपीज का अलॉटमेंट स्मॉल HNI में फॉर श्योर मिलता है अगर आपको अलॉटमेंट हुआ है तो इन केस ऑफ ओवर सब्सक्राइब वो एज पर लॉटरी आपको अगर मिल जाता है अलॉटमेंट तो मिनिमम 2 लाख का मिलता है। और अगर IPO अंडर सब्सक्राइब होता है तो सेम एज रिटेल, फुल अलोकेशन, जितने भी रुपए आपने लगाए हुए 4 लाख 5 लाख उनके आपको शेयर्स मिलेंगे। ये क्लियर है? और इसमें भी कोई लॉकिंग नहीं है। सिमिलरली बिग HNI सेम सेम फंडा है, अगर फुल्ली सब्सक्राइब नहीं होता है तो आपने 10 लाख, ओनली डिफरेंस इज 10 लाख, तो 10 लाख से ऊपर जितना भी आपने पैसा लगाया होगा वो सब मिलेगा। बट अगर ओवर सब्सक्राइब हो गया है तो मैक्सिमम अलॉटमेंट 2 लाख का मिलेगा। इसमें भी आपका इस पर लॉटरी लगता है और इसमें भी कोई लॉक इन नहीं है। फिर आते हैं QIB, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर्स। तो ये क्या होते हैं? तो ये होते हैं म्यूचुअल फंड्स, मोटे मोटे बैंक्स, ICICI, HDFC, ये लोग भी शेयर्स लेते हैं ना IPO में, पैसा डालते हैं क्योंकि इनको भी अपनी FD के पैसे तो निकालने हैं ना। तो ये सब अलग अलग वेज है इनके पैसे बनाने के। फिर FII जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो, और पब्लिक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होती है, फॉर एग्जांपल LIC और वैसे इंस्टीट्यूशंस, वो सब आते हैं QIB के अंडर में। और ये यूजुअली, वैसे इनकी कोई लिमिट नहीं है, जैसे हमने अभी लिमिट डिस्कस की आगे के सेक्टर्स में कि कितना पैसा लगाना है, बट ये यूजुअली बहुत करोड़ों में पैसा लगाते हैं कोई भी IPO में। और इसमें भी कोई लॉक इन नहीं है, ये सब जैसे ही IPO खुलता है अपना पैसा, अपने शेयर्स बेच देते हैं। फिर आता है एम्प्लॉय कोटा। इसमें क्या होता है कि कंपनी के जो एम्प्लॉयज है, अभी कंपनी अपने RHP में वो डिसाइड करती है कि कौन कौन कंपनी के जो एम्प्लॉयज है, बीट परमानेंट, फुल टाइम, अगर रिलेटेड, नॉन रिलेटेड, कॉन्ट्रैक्ट, कौन से एम्प्लॉय है जो इसमें एलिजिबल है, वो आ जाते हैं ये कैटेगरी में, एम्प्लॉय कैटेगरी में। बेनिफिट ये होता है कि जो कंपनी के एम्प्लॉयज होते हैं ना उन्हें IPO शेयर्स डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलते हैं। तो हमको अगर एक शेयर 10, जो ब्रांड लिखा है 10 रुपये फॉर एग्जाम्पल, तो एम्प्लॉयज को 8 रुपये 7 रुपये पे मिलता है। इसमें भी कोई लॉक इन नहीं होता है। तो ये होगा एम्प्लॉय। फिर आते हैं शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर्स में जैसे कि हमने अभी रिसेंटली बजाज हाउसिंग फाइनेंस में देखा था, ये तो मतलब कोई भी पेरेंट कंपनी है वो ऐसा डिसाइड, फॉर एग्जांपल कोई एक ऐसी कंपनी है जिसकी ऑलरेडी एक पेरेंट कंपनी है, उसका IPO आ रहा, तो अभी रिसेंटली आ रहा है NTPC ग्रीन एनर्जी का, तो उसकी पेरेंट कंपनी NTPC। तो NTPC ग्रीन एनर्जी का जो IPO है उसमें वो RHP में लिखते हैं कि NTPC के शेयर ये एक्स डेट से पहले जिन जिन लोगों के पास हो गए वो शेयर होल्डर कोटा में एलिजिबल हो। तो अगर आप अप्लाई करते हो शेयर होल्डर कोटा में तो आपको श्योर शॉट इसमें अलॉटमेंट नहीं मिलता, बट कंपेरेटिवली आपके जो अलॉटमेंट चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। और इसमें भी कोई लॉक इन नहीं है, बस एक शेयर होल्डर्स कोटा है जिसमें एक एक्स डेट जो RHP में लिखी है उससे पहले आपके डीमेट अकाउंट में शेयर होने चाहिए। तो ये हो गई शेयर होल्डर्स कैटेगरी। और फिर आते हैं एंकर इन्वेस्टर। एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं ना वो मोस्टली बड़ी बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बहुत ही बड़े बड़े नाम से इसमें आते हैं। और इनका एक मिनिमम अमाउंट फिक्स है। अगर ये मेन बोर्ड IPO में लगाते हैं तो 10 करोड़ उन्हें मिनिमम लगाने हैं, और अगर वो SME IPO में लगाते हैं तो उन्हें मिनिमम 1 करोड़ लगाने हैं। और जो एंकर इन्वेस्टर्स है उनका एक लॉक इन पीरियड होता है, वो वेरी करता है, वो RHP में लिखा होता है कि कहाँ कब कितने एंकर इन्वेस्टर्स का लॉक इन है, वो वेरी करता है फ्रॉम 30 to 90 डेज। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये एंकर इन्वेस्टर्स है वो अपने शेयर 30 to 90 डेज एज पर RHP तब तक उन्हें होल्ड ही करना पड़ेगा, वो बेच नहीं पाएंगे। तो और ये इसीलिए किया गया है कि अगर ये इन्वेस्टर्स अगर स्टार्टिंग में ही IPO में शेयर्स बेच देंगे तो IPO की वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी, इसमें लोअर सर्किट अपर सर्किट लगने के चांसेस है। इसीलिए IPO को थोड़ा स्टेबल करने के लिए एंकर इन्वेस्टर्स है, एज यू कैन इमेजिन उनके पास बहुत सारे शेयर्स होते हैं, बहुत, क्योंकि उन्होंने बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट किया होता है। तो
आईपीओ में स्टेबिलिटी लाने के लिए एंकर इन्वेस्टर्स को लॉक इन दिया जाता है। तो ये हो गए अपने टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स इन एन आईपीओ। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको कुछ सीखने का मिला होगा। अगर आपको कुछ सीखने का मिला है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। इससे मुझे वीडियोस बनाने में मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।